हाँ लेने हैं वो। हाँ सचिन सर, आप कल नहीं थे क्लास के अंदर, तो कल हमने सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में ही देखा था। कल आप नहीं थे तब सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखा था हमने, जो अपना पहले हो चुका था वो। तो सिर्फ एक बार जल्दी से रिवाइज करने के लिए मैं आपको वो स्टॉक ओपन करके देता हूँ। आप बताना वो स्टॉक कैसे है, अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है। पतंजलि। ओके। हाँ सर, ये वाला है। आप बताइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के क्या लगता है, आप में से कोई भी। अच्छा है। अच्छा अच्छा है। अच्छा। और क्यों। प्रमोटर के पास नहीं है। प्रमोटर के जितने शेयर पहले जो होते हम्म। वो लास्ट में वो शेयर नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टर है हम्म। नहीं इन्वेस्ट नहीं अच्छा नहीं नहीं है शेयर। अच्छा अच्छा नहीं है। लो लो क्वांटिटी लो ये लेस कंपनी। अच्छा हाँ। तो अपन ने जो देखा था पहले, तो प्रमोटर के शेयर चेक करो, तो आपको दिखता है कि ये 75% के ऊपर है प्रमोटर की शेयर। ठीक है। इसका मतलब प्रमोटर को अपने जल्दी से जल्दी इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है। पहली चीज, अगर आप इसका नंबर भी देख रहे होंगे ध्यान से, तो आपको दिखेगा यहाँ पे पहले 99% थे। ठीक है, प्रमोटर के पास। और पिछले 2 साल के अंदर अब वो 80% हो गए। ठीक है। यानी कि 18%। या यानी कि 18% शेयर जो थे वो प्रमोटर ने बेच दिए। अब ये शेयर बेचे किसको है प्रमोटर ने, तो ये शेयर एक्चुअली प्रमोटर ने बेचे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है। सारे के सारे शेयर हाँ नॉन इंस्टीट्यूशनल को बेचे गए हैं। यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है, इन्होंने बहुत कम इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर। तो इसका मतलब ये एक अच्छी कंपनी नहीं है। इसको आप आगे जाके चेक मत करिए। ठीक है। इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। ठीक है। तो यही चीज हमने पहले देखी थी। अब आज ना हम कुछ नया सीखने वाले हैं इसके अंदर। आप दोनों को ये पूरा शेयर होल्डिंग समझ आ गया। हाँ। ठीक है। सचिन सर आगे चलो। आया है समझ में। ठीक है। तो अब आगे चलते हुए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फंडामेंटल करके ये है। ठीक है। अब ये फंडामेंटल के अंदर अपन जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फंडामेंटल पे। नहीं तो फंडामेंटल से पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यहाँ पे साइड में फाइनेंशियल्स है। ठीक है। आप जैसे ही फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको ये तीन चीजें देखने मिलती है। ठीक है। ये तीन चीजें, ये क्या है, तो ये है, एक तो बैलेंस शीट है, बैलेंस। एक है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, और एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो अपन सबसे पहले आज सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखेंगे कि बैलेंस शीट जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है। एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए आपको उसकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, है ना। और इसके लिए बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है वो अपन देखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये ओपन कर लिया है, ये मेरी पीडीएफ है, इसको ओपन कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट क्या किससे बनती है। तो एक बैलेंस शीट जो है वो बनती है एसेट से, लाइबिलिटी से और इक्विटी से। ठीक है, तीन चीजों से। इन तीनों का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। तो देखिए, एक एसेट जो रहता है, ठीक है, एसेट हम किसको बोलते हैं, हर वो चीज जिससे एक कंपनी या कोई भी इंसान पैसे कमा सकता है। ठीक है। हर वो चीज जहां से पैसे कमा सकता है कोई इंसान, उसको अपन एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फोन है, ठीक है, आपका फोन आप किसी को बेच देंगे तो आप वहां से पैसे कमा सकते हैं, है ना।
अब किसी फैक्ट्री है किसी कंपनी की, तो फैक्ट्री को बेच दिया तो पैसे कमा लेंगे। कंपनी के पास अगर मशीन्स है तो मशीन को बेच दिया तो पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से एसेट हर वो चीज है जहां से कंपनी पैसे कमाती है, ठीक है। अब इसका अपोजिट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी क्या होता है, हर वो चीज जिसके ऊपर कंपनी अपना पैसा खर्चा करती है, ठीक है। तो एसेट होता है जहां से पैसे कंपनी कमाती है, और लाइबिलिटी यानी कि जहां पे पैसा खर्चा करती है कंपनी, उसको अपन लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं अपन। यहाँ पे एसेट के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ठीक है। एसेट यानी आप पैसा कमाते हैं। अब इसके 3 टाइप्स है। अब वो 3 टाइप कौन थे, एक है कन्वर्टिबिलिटी एसेट, एक है फिजिकल एसेट, और एक है यूसेज एसेट, ठीक है। आपको इसका मतलब आसानी से बताऊंगा मैं, आपको ये मतलब समझने की जरूरत नहीं है, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले आता है कन्वर्टिबिलिटी एसेट, ठीक है। अगर सर आपको कुछ भी नहीं समझा तो मेरे को बीच में बोल देना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी एसेट आता है। अब कन्वर्टिबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज को कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना, ये उसका मतलब होता है। अब इसके 2 टाइप्स है, एक है करंट एसेट, एक है फिक्स एसेट, ठीक है। अब ये अपने को बता रहा है कि क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिबिलिटी एसेट में कन्वर्ट क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, अपन ने क्या बोला, एसेट क्या होते हैं जहां से पैसे कंपनी कमाती है ना। तो कन्वर्टिबिलिटी एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिसको कंपनी कन्वर्ट कर सकती है पैसे के अंदर। जिसका मतलब, अगर कंपनी के पास कैश है, उसके पास कैश है तो वो कैश को निकाल के पैसे को यूज कर सकती है। अगर उसने कहीं पे एफडी बनाई है किसी बैंक में, तो इसको वो निकाल के यूज कर सकती है ना। अगर उसके पास लैंड है, कोई जमीन है, तो ये लैंड को वो बेच सकती है और उससे पैसे कमा सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो कन्वर्टिबिलिटी एसेट क्या रहते हैं, ऐसे एसेट रहते हैं जिसको कंपनी कन्वर्ट कर सकती है और उससे पैसा कमा सकती है। ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, इसके आगे इसके 2 पार्ट रहते हैं, ठीक है। एक रहता है करंट एसेट और एक रहता है फिक्स एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए, अब अपन ने तो बोला कंपनी अपने एसेट को बेचती है या यूज करती है और उससे पैसे कमाती है ना। तो जो करंट एसेट होता है, जो करंट एसेट होता है वो ऐसा होता है कि कंपनी इस एसेट का मदद लेकर 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर पैसे कमा सकती है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं करंट एसेट। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे कि कंपनी के पास अगर कोई कैश है, ठीक है, तो वो तो पहले से लिक्विड कैश है, आप उसको यूज कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद कंपनी के पास स्टॉक है, तो वो क्या कर सकती है, स्टॉक को बेच सकती है और 1 साल के अंदर अंदर पैसे निकाल के उसको यूज कर सकती है कंपनी के अंदर। उसके बाद एफडी है या कोई सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, इन सबको कंपनी बेच सकती है और 1 साल के अंदर अंदर पैसे कमा सकती है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई सर। हेलो, हाँ समझ। ये समझ आया मैंने जो बताया आपको। हाँ समझ, मैं समझ। अच्छा, अब इमेजिन करिए अपन क्या बोलते हैं किसी को, कि अगर सपोज आपका दिन, अगर सपोज दैट आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट है, तो अपन क्या बोलते हैं, करंटली तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ठीक है। करंटली यानी कि अभी, तुरंत, तुरंत मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसका मतलब ये होता है ना। सेम होता है ये करंट एसेट। करंट एसेट कब काम करता है, शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब कंपनी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इसको बेच के पैसा कमा सकती है, इसको करंट एसेट बोलते हैं। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट रहता है दूसरा, वो है नॉन करंट एसेट, नहीं तो फिक्स एसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी, ऐसे एसेट जो कंपनी पैसा तो कमा सकती है लेकिन उसको पैसा कमाने के लिए 1 साल से ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने सोचा कि कंपनी के पास जमीन है,
कंपनी उस जमीन को बेचेगी और उससे पैसे निकालेंगी, तो कंपनी को ये जमीन बेचने के लिए 1 साल से ज्यादा लग सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि वो जमीन इतनी बड़ी है कि उसके लिए कोई खरीदार नहीं मिलेगा, है ना, तो उसको टाइम लग जाएगा। सेम कंपनी के पास मशीनरी जो रहती है वो करोड़ रुपए की रहती है ना, तो इतनी महंगी मशीन को खरीदने के लिए जो ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, है ना। तो ये हो जाता है नॉन करंट एसेट, जिसको 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। करंट और नॉन करंट एसेट के अंदर बस एक ही डिफरेंस रहता है, और वो ये रहता है कि करंट एसेट आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, और जो नॉन करंट एसेट है उसको 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ गए सर। हाँ सर। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके भी दो टाइप रहते हैं, एक रहता है टेंजिबल एसेट, एक रहता है इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं टेंजिबल एसेट की, तो टेंजिबल एसेट क्या रहते हैं, हर वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो या देख सकते हो, वो रहता है टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसको टच कर सकते हो, आप वो कंपनी की मशीन्स को टच कर सकते हो और देख सकते हो, कंपनी के पास जो बिल्डिंग है उसको देख सकते हो, कंपनी के पास जो लैंड है, जो जमीन है उसको देख सकते हो, है ना। कंपनी ने कोई पैसा जमा करके रखा है तो आप उसको भी देख सकते हो और टच कर सकते हो, है ना। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए टेंजिबल एसेट, जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, जहां से पैसा कमाती है कंपनी। ठीक है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट के अंदर क्या रहता है, आप इन इनटेंजिबल एसेट्स को टच नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे इसको टच नहीं कर सकते, फिर भी पैसा कमाती है कंपनी इन इनटेंजिबल एसेट्स का यूज करके। अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि बहुत सारी मूवीज निकलती है ना, जैसे अभी आया पठान मूवी। ठीक है, अब पठान मूवी आई, पठान मूवी के अंदर जो गाने हैं, ठीक है, वो गाने उन्होंने बनाए और रिलीज किए। अब क्या होता है, मैं जाता हूँ पठान मूवी का गाना जो है उसको कॉपी करता हूँ और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बिना किसी को बोले चुपचाप। अब सबको पता है कि यूट्यूब के ऊपर लोग जाएंगे और देखेंगे उस गाने को, तो वहां से मेरे को पैसे मिलेंगे, है ना। वो गाना देखने के बाद मेरे को पैसे मिलेंगे क्योंकि मेरे वीडियो देख रहे लोग, है ना। लेकिन बात दरअसल ये है, जिसने गाना बनाया है पठान मूवी के अंदर, उन्होंने यहाँ पे कॉपीराइट इशू किया था। मतलब वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो गाना है ये हमने बनाया, तो तुम सामने वाले को पैसा मत दो, इसके सारे पैसे हमको दो क्योंकि इसका कॉपीराइट हमारे पास है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको दिखा कि कॉपीराइट क्या होता है, आपने टच नहीं किया, आपको दिखा नहीं, है ना, आपने फील नहीं किया कॉपीराइट को, लेकिन फिर भी ये कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे पठान जो मूवी है उसके जो प्रोड्यूसर है वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनटेंजिबल एसेट है उसके अंदर ये काम होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते लेकिन कंपनी उससे पैसे कमाती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ये हो गया, जैसे ब्रांड हो जाती है, किसी भी कंपनी की ब्रांड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, सर आपके पास नोकिया का फोन था कभी? हाँ सर, नोकिया का फोन था आपके पास? तो मैं मान लेता हूँ कि आपके पास नोकिया का फोन था, ठीक है। हाँ। अब समझ लीजिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि नोकिया ने अभी नया नया फोन लॉन्च किया है उसका, ठीक है, तो आप क्या आज की तारीख में नोकिया का 25,000 रुपए का फोन खरीदेंगे? इसका आंसर क्या है, आप नोकिया का फोन खरीदेंगे कि नहीं? या तो फिर आप समझ लीजिए आपके पास माइक्रोमैक्स का फोन, अगर मैं आपको बोलता हूँ आज की तारीख में, तो आप माइक्रोमैक्स का फोन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? माइक्रोमैक्स। आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, नोकिया या माइक्रोमैक्स, दोनों में से कोई भी, या कोई? नोकिया कर दी। अच्छा,
और अगर मैं यहाँ पे नोकिया के सामने रख दूँ यहाँ पे एम आई का फ़ोन, शाओमी का या रियलमी का फ़ोन रख दूँ या ओप्पो का, तब भी क्या आप नोकिया या माइक्रोमैक्स को खरीदेंगे? नहीं है। नहीं खरीदेंगे, है ना? आप दोनों ने बहुत जल्दी बोल दिया कि नहीं खरीदेंगे। एक्चुअली यही चीज़ होती है। अब आप ही बताइए इसका रीज़न क्या है? आप क्यों नहीं खरीदेंगे नोकिया और माइक्रोमैक्स को रियलमी और एम आई के सामने? लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट एम वर्जन? आई और रियलमी में लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, लेटेस्ट वर्जन तो नोकिया और माइक्रोमैक्स में भी है। नोकिया भी बड़ी कंपनी है, ठीक है? लेकिन जितना जल्दी आपने बोला कि आप नहीं खरीदेंगे, उसका ये है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि जो माइक्रोमैक्स है वो एक इंडियन ब्रांड है, ठीक है? तो उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है यहाँ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये पहले भी आया था, कुछ साल चला, फिर अचानक से बंद हो गया। तो सपोज दैट अगर आपने अचानक से आज खरीद लिया और ये आगे जाके 2 साल में वापस बंद हो गया तो, ठीक है? सेम नोकिया के साथ, नोकिया पहले चला फिर बंद हो गया और नया नया है ना अभी, है ना? लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जो एम आई कंपनी है, जो रियलमी कंपनी है, ये कंसिस्टेंटली हर साल अच्छे अच्छे फ़ोन ला रही है सस्ते में, ठीक है? तो आपके नज़र में क्या हो गया, जो एम आई और रियलमी है इसकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ गई, है ना? इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। वही जो माइक्रोमैक्स है इसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो नीचे गिर गई, है ना? यही रीज़न होता है। अब अगर किसी ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है किसी के नज़र में, तो वो ब्रांड अपने आप ही ज़्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में सबसे पहले उसके ब्रांड की वजह से खरीदारी करने का ऑप्शन आता है, जैसे आपने अभी बोला। तो ब्रांड एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे आईफोन रहता है ना? अगर मैं आपको आईफोन दे दूँ, हाँ, और सिर्फ 10,000 के अंदर दो, सिर्फ 10,000 में, जबकि वो 1 लाख का आईफोन है, और उस आईफोन के अंदर वो एप्पल का लोगो नहीं है। जो एप्पल का लोगो रहता है ना आईफोन पे, वो एप्पल का लोगो नहीं है। ऐसा फोन मैं आपको दे दूं 10,000 में से कि भाई ये आईफोन है, आप लेंगे उसको 10,000 में? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आईफोन है ये मैंने चाइना से लाया हो और उसके ऊपर वो लोगो नहीं है आईफोन का, है ना? तो ये डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको अगर ओरिजिनल आईफोन भी ला के दूँ जो 1 लाख रुपए का मैंने खरीदी करा है, लेकिन यहाँ से अगर मैं उस लोगो को हटा लेता हूँ, ठीक है, उस लोगो को हटा लेता हूँ, जबकि ये 1 लाख रुपए का है सही में, लेकिन लोगो नहीं मिलेगा, आप तब भी इस आईफोन को 10,000 में नहीं लेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि यहाँ पे जो ब्रांड है उसकी आइडेंटिटी के अंदर आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि सही में ये आईफोन है कि नहीं है ना? तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जो इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं अपन, यानी कि आप उसको टच नहीं कर सकते फिर भी वो कमा के देती है। ये होता है दूसरा, टच नहीं कर। ठीक है? और ये सारे उसके टाइप है, पेटेंट फाइल करना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना? अब आते हैं तीसरे टाइप के एसेट के ऊपर, ठीक है? ये टाइप है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये एसेट के टाइप है। और एसेट का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी को पैसे कमा के देता है, सिंपल, है ना? अगर कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, कंपनी का बिजनेस है सपोज, और बिजनेस है मैगी बनाने का, ठीक है? कंपनी मैगी बनाती है, तो कंपनी जो भी कमाई करेंगी मैगी को सेल कर कर, उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट, ठीक है? ऑपरेटिंग एसेट किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसी चीज़ें जो कंपनी के ऑपरेशन के अंदर काम आती है ना? ये मैगी बनाने के लिए कंपनी को जो जो चीज़ लगती है वो सब हो गए उसके ऑपरेटिंग एसेट। जैसे कि मैगी के लिए उसको मशीन लगती होगी, एक फैक्ट्री लगती होगी, है ना? पैसा लगता होगा, यहाँ पे पेटेंट लगता होगा, क्योंकि मैगी के अंदर वो मसाले हैं जिसका उन्होंने पेटेंट फाइल करके रखा है ना? तो ये सब हो जाती है ऑपरेटिंग एसेट एक कंपनी के, ठीक है? और नॉन ऑपरेटिंग एसेट क्या रहते हैं? ये ऐसे एसेट रहते हैं जहाँ से लोग, कंपनी पैसा तो कमाती है लेकिन ये उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहते, बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी, मैं बोलूँ, अगर जैसे मैगी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो मैगी से जो पैसा कमाएंगे उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एसेट, है ना? लेकिन यहाँ पे अगर ये जो पैसा आ रहा है उसको अगर उन्होंने एफडी के अंदर लगा दिया बैंक में, है ना, या तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया,
तो यहाँ से तो आप मैगी बेच के नहीं कमा रहे हैं ना, लेकिन आपको पैसा तो मिल रहा है स्टॉक मार्केट से, अगर वो ऊपर जा रहा है तो ये हो जाता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट। ठीक है, तो आपको ये 6 टाइप समझ गए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जितने टाइप की ये एसेट्स रहते हैं, ठीक है, अब एसेट्स यानी कि आप पैसे कम, मतलब कोई भी कंपनी एसेट का यूज करके पैसे कमा सकती है, इसका बोलते हैं एसेट। ठीक है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट रहता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी क्या, हर वो चीज जहाँ पे कंपनी पैसा खर्चा करती है ना। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे कंपनी पैसा खर्चा करती है, तो वो है अपने एम्प्लॉय की पेमेंट करने के अंदर, है ना, अपनी प्रमोशन करने के अंदर। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो वो लोन को रिपे करने के लिए जो इंटरेस्ट भरना पड़ता है उसके अंदर। कंपनी बहुत सी बार डिविडेंड पे करती है ना। तो ये सब हो गया कंपनी का एक्सपेंस। अब इलेक्ट्रिक का बिल भरती है, रॉ मटेरियल को खरीद के लाती है, ये सब हो जाता है लायबिलिटी कंपनी के लिए। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे जो तीसरी चीज आती है बैलेंस स्टेटमेंट के अंदर, वो रहता है शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, शेयर होल्डर की इक्विटी। अब ये शेयर होल्डर इक्विटी क्या रहती है, ये रहती है अपनी इक्विटी, मतलब कितनी इक्विटी उसने इश्यू किया है शेयर होल्डर्स को स्टॉक मार्केट में, वो है उसका बैलेंस शीट। ठीक है, इसको मिलाकर बनता है शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, इसी को अपन डिटेल में समझने वाले हैं अभी। आपको बेसिक आइडिया हो गया क्या होता है एसेट, क्या होता है लायबिलिटी। आप मेरे को बता सकते हैं एसेट क्या होता है। कंपनी को पैसे कमाने। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, अपन ने यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन कर ली है एक कंपनी की, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल वे के अंदर नंबर्स दिखेंगे, लेकिन जब कंपनी सही में अपना बैलेंस शीट ऑनलाइन सेंड करती है उनके वेबसाइट के ऊपर, तो वो बैलेंस शीट करीबन करीबन 400 पेजेस की रहती है। ठीक है, उन 400 पेजेस में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जहाँ से आप थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे से और सिंपल वे के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला यहाँ पे नंबर गिवन है वो यहाँ पे है शेयर होल्डर फंड का। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पे है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड क्या है, तो ये है शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है। ठीक है, शेयर होल्डर की इक्विटी कैसे पता चलेगा, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसके अंदर शेयर होल्डर की इक्विटी क्या है, ये यहाँ से पता चलता है। ठीक है, सेकंड पे अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है एसेट और लायबिलिटी की। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब सर हो सके तो अपना माइक अब ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है नॉन करंट लायबिलिटी, एक है करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब अपन ने नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को सीखा था। ठीक है, लायबिलिटी उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। क्या सीखा था अपन ने, करंट एसेट क्या रहते हैं, करंट एसेट ऐसे एसेट जो एक साल के अंदर अंदर अपन उसका पैसा, उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर उसको बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हो जाता है करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट क्या रहता है, नॉन करंट एसेट ऐसा एसेट रहता है जिसको बेचने के लिए अपने को एक साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। ठीक है, क्लियर। सेम तरीके से यहाँ पे है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, जस्ट सेकंड। हाँ, सेम तरीके से यहाँ पे है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, ऐसे लायबिलिटी ऐसे लायबिलिटी जिसको कंपनी को एक साल से ज़्यादा
मतलब 1 साल के बाद पेमेंट करना है जिसको, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि कंपनी को ये पैसे लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज़्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म में वापस करने हैं किसी को, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी जो होता है, करंट लायबिलिटी होता है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में पैसा वापस करना है किसी को, ठीक है, ये हो जाता है करंट लायबिलिटी। आपको समझे ये दोनों बात? समझ। ठीक है, तो देखिए अब सब, मुझे अभी हाँ बोलिए। ये नॉन करंट लैब ये क्या हुआ? 2014 में 1333, 2015 में 1161 हाँ हाँ और ये 2022 में 100। हाँ, तो देखिए नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी को ये पैसा वापस करना है, ठीक है, जिससे लिया है। हो सकता है यहाँ पे उन्होंने लोन लिया हो किसी से, है ना, तो ये पैसा वापस करना है कंपनी को, ये कंपनी का नहीं है। तो 2014 के अंदर जो अमाउंट था ये था 1333 करोड़ रुपए वापस करना था कंपनी को, ठीक है। वो अमाउंट यहाँ पे गिरा नेक्स्ट ईयर, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर अचानक से क्या हुआ 2020 में अचानक से बढ़ गया, यानी कि कंपनी को ज़्यादा पैसा वापस करना था, है ना। और अभी करंटली कंपनी को 150 करोड़ रुपए यहाँ पे वापस करने हैं बैंक को, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अब ये हो गया लॉन्ग टर्म में, ये जो 150 करोड़ रुपए कंपनी को वापस करने हैं, ये इनको लॉन्ग टर्म में वापस करने हैं, यानी कि 1 साल के बाद वापस करने हैं, ठीक है। अब अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म में पैसा वापस करना है 150 करोड़, तो कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म में एसेट रहेंगे उसकी वैल्यू भी 150 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, जिसका यूज़ करके कंपनी ये 150 करोड़ रुपए वापस कर दे, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे है नॉन करंट लायबिलिटी, तो आप देखते हो यहाँ पे नीचे आकर नॉन करंट एसेट को, ठीक है। नॉन करंट एसेट क्या रहते हैं, ये ऐसे एसेट रहते हैं जिसको बेचकर या जिसका यूज़ करके कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा कमा सकती है, ठीक है। दोनों लॉन्ग है, मतलब एक लॉन्ग टर्म में पैसा देता है और एक लॉन्ग टर्म में पैसा कमाता है, ठीक है। तो अपने को 150 करोड़ रुपए दूसरों को देना है, तो उसके लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म में कितना करोड़ मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में 5450 करोड़, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, अगर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म एसेट है 5450 करोड़ रुपए, तो क्या वो 150 करोड़ रुपए वापस कर सकती है लॉन्ग टर्म में? हाँ। वापस कर सकती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है ना, तो बहुत आसानी से कर सकती है। लेकिन अगर ये नॉन करंट लायबिलिटी जो है, इसकी अमाउंट अगर मैं लेता 10,000 करोड़, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि कंपनी के पास अभी लॉन्ग टर्म के अंदर सिर्फ 5,000 करोड़ है और उसको वापस करना है लॉन्ग टर्म में 10,000 करोड़, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है कंपनी के लिए, है ना। तो यहाँ से ये बात अपन ने समझ गई कि लॉन्ग टर्म के अंदर तो कंपनी डूबने वाली नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में जाके डूब सकती है कि नहीं डूब सकती है ना। तो कंपनी के पास पैसा बहुत है तो वो डूब तो नहीं सकती लॉन्ग टर्म में। अब अपन देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो पैसा है कंपनी के पास है कि नहीं है। उसके लिए अपन क्या देखते हैं कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है, 3100 करोड़, और कंपनी का करंट एसेट कितना है, वो है 7100 करोड़, ठीक है। यानी कि जो पैसा कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, ठीक है, उसकी अमाउंट है 3100 करोड़, और जो पैसा कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर उनके पास मिल सकता है वो है 7,000 करोड़। तो कंपनी इस अमाउंट को भी बहुत ही आसानी से वापस कर देगी। सही है गलत है? सही है। सही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास बहुत पैसा आ रहा है ना। तो ये बात से अपने को ये पता चलता है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, यानी कि कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है। करंट एसेट ज़्यादा होने की वजह से वो अपने रेगुलर जो खर्चे हैं उसको निकाल पाएंगी, ठीक है। और नॉन करंट एसेट ज़्यादा होने की वजह से वो अपने लॉन्ग टर्म के ऊपर एक्सपांशन कर पाएंगी, ठीक है। ये उसका मतलब होता है।
ठीक है। अब मैं दूसरी कंपनी ओपन करता हूँ, जैसे कल आया था अडानी का, ठीक है। अब अडानी ग्रीन, यहाँ पे अडानी पावर। अडानी ग्रीन लेते फिर पावर लेते। देखिए अडानी चलिए। ग्रीन के अंदर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन की है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि कंपनी के पास ज़्यादा है या कम है अमाउंट। देखिए यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी है इतनी, ठीक है, और नॉन करंट एसेट है इतने। तो आप देख के बताइए, यहाँ पे कंपनी के पास नॉन करंट एसेट है 55,000 करोड़ के, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, और लॉन्ग टर्म जो पैसे वापस करने हैं वो है 46,000 करोड़ रुपए। तो क्या लगता है कंपनी वापस कर देंगी पैसा? नहीं। ऐसे क्यों? कर देंगे कर देंगे। क्योंकि उनका करंट लेवरेज कम कम लेवल है ना, 1427 बाद में। अभी वो ज्यादा 8,560 रुपए। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कंपनी वापस कर देगी। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए सपोज अगर मेरे पास, देने वाले तो नहीं, हाँ, क्योंकि देने वाला नहीं और आने का ज्यादा। हाँ, ये 55,000 करोड़ को मैं 55 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए मेरे पास 55 रुपये है, ठीक है, अभी मेरे जेब में है। हाँ, और कोई मेरा दोस्त आता है, उसको मेरे को वापस करना है 46 रुपये, तो क्या मैं उसको वापस कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे है, इसलिए मैं उसको आराम से वापस कर सकता हूँ, है ना। और फिर भी मेरे पास ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर तो अडानी ग्रीन को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। ये पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अडानी ग्रीन को पैसे की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी देखिए। करंट लाइबिलिटी मतलब 8,500 करोड़ उसको 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं, और उसका जो करंट एसेट है वो है 6,000 करोड़ का। तो बात क्या है, प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे मेरे पास है सिर्फ 6,088 करोड़, ठीक है, और मेरे को वापस करने हैं 8,500 करोड़। तो इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं जो वापस करने हैं, है ना। तो यही बात है, कल जो रिपोर्ट आई थी, कल रिपोर्ट के अंदर यही मेंशन था कि अडानी के पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर उसको वापस करे, ठीक है। यही मतलब था अडानी की रिपोर्ट का कल के। और इससे क्या दिखता है आपको कि अगले 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा उसको पे करना है वो नहीं है उसके पास, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे, है ना। और अगर उसने अच्छे से वापस नहीं किया तो उसकी एक तो ब्रांड वैल्यू खराब होगी या कुछ और होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सपोज IRFC, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ते थोड़ा। यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर की इक्विटी, ठीक है। तो मतलब अगर बैलेंस शीट की वैल्यू बढ़ती है किसी भी कंपनी की, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी का जो एसेट है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट में देखते हैं कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं, इसको प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं। तो देखिए इसका लॉन्ग टर्म जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, ये है 4,20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसको लॉन्ग टर्म में जो पैसे आने वाले हैं, नॉन करंट एसेट है, वो है प्रॉब्लम छः, प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4.2 लाख करोड़ का इसका लोन है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। तो इसको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ सकता है, ये आपके ध्यान में आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करंट एसेट को देखिए कि क्या शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए
यहाँ पे करंट एसेट के अंदर करंट लाइबिलिटी यानी कि 1800 करोड़ इसको वापस करना है, ठीक है। और इसके पास कितने करोड़ है अभी, इसके पास है यहाँ पे 4,60,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं आ सकता है ना। तो एक तरफ आपको ये दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी को प्रॉब्लम आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों की एडिशन कर देता हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन की एडिशन कर दिया, तो ये करीबन 4,21,000 करोड़ का लोन आ जाएगा, ठीक है, जो कंपनी को वापस करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। और कंपनी के पास टोटल पैसा कितना है, टोटल यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, वो है 4,65,000 करोड़, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है ना, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन के हिसाब से अब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा हो गया, तो कंपनी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी, क्योंकि कंपनी के पास 40,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पैसा कितना है कंपनी के पास, आप ये देख लीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर है कि आप बैलेंस शीट को तभी देखेंगे जब आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है किसी भी कंपनी का ये अच्छा दिखता है, ठीक है। जैसे कि मैं कल भी बोला, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न बकवास है कंपनी का, तो आप मत देखो यहाँ पे बैलेंस शीट को, वहीं से वापस चल जाओ, ठीक है। ये समझ गया। अब सर मैंने यहाँ पे जो भी बताया एसेट्स के बारे में, ये बहुत ही शॉर्ट में है, ठीक है, लेकिन असली में जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है उसका पूरा बैलेंस शीट रहती है, एनुअल रिपोर्ट रहता है, उसके अंदर क्या रहता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात लेता हूँ नेस्ले की, नेस्ले इंडिया। अब नेस्ले इंडिया क्या करता है, ये मैगी बनाता है ना, बहुत सारी और भी चीज़ें। हेलो हाँ सर बोलिए। सर, बैलेंस शीट अंबुजा बताओ ना। अच्छा अंबुजा, अंबुजा सीमेंट, हेलो हाँ हाँ 2 मिनट, हाँ हाँ सर। शुभम, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एप्स नहीं होता है कि इसका ये तो लिंक खुलवा देते ओपन होता है। अच्छा ऐसा है क्या, मेरे को लगा वो डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। तो आप एक काम करिए, इसका जो नाम है, इसका नाम है स्टॉक एज। मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी भेजता हूँ आप दोनों को, आपने इसको प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मैंने बोला परसों दिया, बोलो डाउनलोड ही नहीं आ पा अच्छा अच्छा, कोई नहीं अभी देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए अंबुजा सीमेंट, आप मेरे को बताइए यहाँ पे इसका नॉन करंट एसेट यानी कि लॉन्ग टर्म जो लोन है वो उसके ऊपर कितना है और शॉर्ट टर्म कितना है। तो आप बताइए कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? नहीं। नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी के पास 29,000 करोड़ है, ठीक है, और कंपनी को वापस कितना करना है, सिर्फ 1,400 करोड़ वापस करना है ना। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में सेफ है। अब अपन आते हैं शॉर्ट टर्म में। एक साल के अंदर अंदर कंपनी को 11,000 करोड़ रुपए वापस करने है ना, लेकिन कंपनी के पास पैसा कितना है, 15,000 करोड़। तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, हाँ, मतलब ये इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीज़ें देखकर एक पैरामीटर तो हो गया, बहुत सारे चेक लिस्ट रहते हैं ना अपने। तो जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न टिक हो गया था, वैसे अब आप इसको बैलेंस शीट को टिक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली जाके बताता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था नेस्ले का, ठीक है। तो नेस्ले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाता है, फॉर एग्जांपल मैगी हो गई,
है ना, नेस्कैफे हो गया और भी बहुत कुछ। तो एक्चुअली जो बैलेंस शीट रहती है उसके अंदर क्या रहता है, तो किसी भी बैलेंस शीट के अंदर क्या रहता है, फॉर एग्जांपल अगर नेस्ले मैगी बनाता है, ठीक है, तो ये मैगी बनाने के लिए वो मैदा यूज़ करता है, ठीक है। तो ये जो मैदा है ये कंपनी ने कितने में खरीदा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो ऑयल लगा था वो कंपनी को कितने में आया, ये सारी जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट टोटल कितना हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर रहता है, ठीक है। और ये सब को मिला के अब ये जो अपन ने नंबर देखे, ये सब क्या है, ये करंट एसेट देखा ना अपन ने, तो ये करंट एसेट के अंदर ये सब आता है। ये सब की जब नंबर अपन एडिशन करते हैं उसकी, तब अपने को करंट एसेट मिलता है। तो आपको अगर डिटेल में जानना होगा तो किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अपन आगे करने वाले हैं वो चीज़, लेकिन आपको अभी बता दिया मैंने एक। अब ये तो हो गया पहली चीज़ जो आपने देखी है कि कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है या बुरी है, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरी चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ जो किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो है वो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। अब समझ लीजिए कि आपका जो लोन है, जो करंट एसेट है आपके पास, वो करंट एसेट है आपके पास 10 रुपये, ठीक है। और आपका जो करंट लाइबिलिटी है वो है 2 रुपये, ठीक है। और जो आपके पास नॉन करंट एसेट है उसकी वैल्यू है 20 रुपये, और आपका जो नॉन करंट लोन है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, वो है 15 रुपये, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है, आपका एसेट भी बहुत है आपके पास और आपका लाइबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो प्रॉब्लम है ना। लेकिन फिर भी जो कंपनी है उसको हर साल यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। उस कंपनी को यहाँ पे हर साल हो रहा है लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में, कि आपको ये ढूंढना चाहिए कि भाई क्योंकि ये चीज़ें अच्छी है तो कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है, ये समझना चाहिए कि आपको ये ढूंढना चाहिए कि लॉस क्यों हो रहा है कंपनी को। आप बताइए। अच्छी। अच्छा, अच्छी है, अच्छी तो है, ठीक है। लेकिन क्या आपको तुरंत ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे ये देखकर कि ये चीज़ अच्छी है तो आपको इन्वेस्ट कर देना, लेकिन कंपनी यहाँ पे लॉस कर रही है, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि आप अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस के अंदर आप महीने का 10,000 रुपये खर्चा करते हो बिजनेस के अंदर। इलेक्ट्रिक बिल, अपने नौकर को पगार देना, इसके लिए आपको 10,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। और उस दुकान से आपको कमाई होती है 2,000 रुपये, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप फायदे में हो कि लॉस में हो, लॉस में। आप 8,000 के नुकसान पे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि वो जो दुकान है, वो दुकान तो आपकी खुद की है, वो शॉप तो आपकी खुद की है, तो अगर आपने उस शॉप की वैल्यू, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट है वो आपके लिए, है ना, अगर आप उस दुकान की वैल्यू देखो तो उसकी दुकान की वैल्यू तो 1 करोड़ रुपए होंगी फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इस हिसाब से तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो, आपको तो सिर्फ 8,000 का ही नुकसान हो रहा है, आपकी शॉप की वैल्यू तो 1 करोड़ रुपए है। तो आप मेरे को यहाँ पे एक पागल इंसान समझोगे, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं ये शॉप बेचने वाला थोड़ी ना हूँ, यहाँ 8,000 नुकसान हो रहा है तो, ठीक है। सेम चीज़ होती है कंपनी के साथ। कंपनी के पास यहाँ पे कभी कभी नॉन करंट एसेट बहुत रहते हैं, ठीक है, करंट एसेट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी यहाँ पे लॉस करती है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ढूंढना चाहिए कि कंपनी को एक्चुअली में लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी काम करेगा जब कंपनी एक तो प्रॉफिट करेगी, तभी बिजनेस आगे जा सकता है, ठीक है। अगर कंपनी लॉस कर रही है तो बिजनेस आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अपन यूज करते हैं यही जानने के लिए। तो स्टार्टिंग में मैं लेता हूँ नेस्ले इंडिया की बात, ठीक है। नेस्ले बनाता है मैगी, ऐसा समझ के चलिए ये मैगी के ऊपर चालू है सब बातें, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो है नेट सेल। अब ये नेट सेल्स क्या रहती है, ये होता है कि कंपनी टोटल कितने करोड़ मैगी की सेल कर दी है कंपनी ने, ठीक है। तो 2013 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे
9,100 करोड़ रुपए की मैगी सेल की थी, है ना। और यहाँ पे नेट सेल के अंदर अभी करंटली कंपनी ने 16,350 करोड़ रुपए की मैगी सेल की है। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि कंपनी जो है, यहाँ पे कंपनी के अंदर लगा, हाँ यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, कंपनी अपना सेल बढ़ा रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है ना, क्योंकि सेल बढ़ रही है उसकी। तो ये बात तो अपनी सही है कि सेल हो रही है। सेकंड चीज़, यहाँ पे सेकंड चीज़ है अदर इनकम। ठीक है, अब हाँ एक और चीज़, यहाँ पे जो नेट सेल है, ठीक है, ये अपना ऑपरेटिंग एसेट है। ऑपरेटिंग एसेट, ऑपरेटिंग एसेट यानी क्या, कंपनी उसके बिजनेस के अंदर से जो पैसे कमा रही है उसको अपन ऑपरेटिंग एसेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अदर इनकम है। अदर इनकम के अंदर क्या रहेगा कि सपोज ये मैगी की कंपनी है, तो जो कुछ भी फ़ायदा यहाँ से हो रहा है सेल करके, उसको इन्होंने एफडी के अंदर लगाया और एफडी के ऊपर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हो गया अदर इनकम। तो वो है 99 करोड़ रुपए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी अदर इनकम बढ़ती रहे हमेशा, ठीक है, लेकिन आपका जो कोर बिजनेस है, जो आपका सेल्स है, वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हुए अपने को क्या दिखता है यहाँ पे, जो टोटल इनकम पे, इनकम टोटल कैसी हुई, नेट सेल प्लस अदर इनकम को ऐड कर दिया तो आपकी ये वाली वैल्यू हुई 16,450 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपकी कमाई कितनी हुई यहाँ पे, 16,500 करोड़ रुपए राउंड फिगर के अंदर लेते हैं। ठीक है, और ये कमाई करने के लिए कंपनी को खर्चा कितना लगा, टोटल खर्चा कितना लगा कंपनी को, तो ये लगा है 12,727 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी ने 16,500 करोड़ कमाए और कंपनी को खर्चा लगा 12,000 करोड़ का, है ना। तो यहाँ पे कंपनी को 4,000 करोड़ का अभी तक फायदा हुआ है। ठीक है, आप ये समझ गए, वही अमाउंट यहाँ पे लिखे वाली है, ये अमाउंट। ठीक है सर, समझ गया ये। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है, ये पॉजिटिव दिखा रहा है ना, ये ऊपर वाले में निगेटिव दिखा रहा था। तो निगेटिव इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये बता रहा है कि जो पैसे हैं ये कंपनी से बाहर गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कंपनी किसी और को पे करेंगी तो ऑब्वियसली वो बाहर ही जाने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका मतलब है कंपनी के अंदर पैसे आए, मतलब ये फायदा हुआ इतना। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है ये, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है PBITDA। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ लिखे वाली है PBITDA। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अपन ने क्या किया, जो टोटल इनकम हुई थी कंपनी की, ठीक है, ये टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस यानी कि जो खर्चा हुआ था उसको माइनस कर दिया, तो ये अमाउंट आई, है ना। ये अमाउंट क्या है, इसका लमसम है प्रॉफिट बिफोर इनकम, सॉरी मैं टाइप करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर यानी कि पहले, इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, हाँ, और अमर्टाइजेशन। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे लिखा था उसका मतलब था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमर्टाइजेशन। इसका सिंपल मैं मतलब बताता हूँ। देखो वो जो 3,700 करोड़ रुपए थे, इतना तो फिक्स कि ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपको आया। सेकंड, बिफोर यानी कि पहले, किस चीज़ के पहले, जब कंपनी ने अगर किसी से लोन लिया है, ठीक है, तो कंपनी ने उस लोन को वापस नहीं किया, ठीक है, मतलब कोई भी टैक्स इंटरेस्ट नहीं भरा उस लोन के ऊपर, उससे पहले कंपनी ने कोई भी टैक्स नहीं भरा गवर्नमेंट को, उससे पहले। डिप्रिसिएशन यानी कि जो टेंजिबल एसेट रहते हैं, जैसे कि एक मशीन है, मशीन की आज की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए,
लेकिन आज से 10 साल बाद कम ये मशीन की वैल्यू 1 करोड़ से कम होती रहेंगी धीरे धीरे, और 10 साल बाद जीरो हो जाएंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, और अमर्टाइजेशन भी डिप्रिसिएशन टाइप का ही रहता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट के पहले अंदर उसने ना इंटरेस्ट भरा है बैंक को, ना टैक्स भरा है, ठीक है, ना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, बस ये खाली खाली ऊपर ऊपर का इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कंपनी को पूरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस प्रॉफिट में से उन्होंने इंटरेस्ट को माइनस किया, यहाँ पे देखिए इस प्रॉफिट में से उन्होंने इंटरेस्ट को माइनस किया 153 करोड़, फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन को माइनस किया 410 करोड़, फिर यहाँ पे 755 करोड़ का टैक्स भरा, है ना। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें कैंसल आउट हुई, और फिर आखिरी में एक नंबर आता है, उसको अपन बोलते हैं पैट। और पैट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स भरना मतलब प्रॉफिट से एग्जैक्टली। टैक्स भरेंगे तो। हाँ, तो अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये पूरा की पूरा है कंपनी का खुद का प्रॉफिट, ठीक है। अब आप देखना कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी ग्रो तभी कर सकती है जब उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हर साल ऊपर जा रहा हो, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट नहीं कमाती है तो वो कंपनी धीरे धीरे जाकर शट डाउन हो जाएंगी और बंद हो जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ गई। ओके। हाँ, अब देखिए अगर कोई कंपनी 10 रुपए का प्रॉफिट कमाती है 2022 के अंदर, ठीक है, और 2023 के अंदर उसका प्रॉफिट 10 रुपए से बढ़कर हो गया है 100 रुपए, ठीक है, 2023 में। तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट 10 गुना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, वो स्टॉक प्राइस भी यहाँ पे 10 गुना हो सकता है। यही वो चीज़ बता रहा है ना, कि अगर प्रॉफिट 10 गुना हो सकता है तो स्टॉक प्राइस कम से कम 10 गुना तो हो ही जाएगा, है ना। तो जितने इससे ये ग्रो करता है प्रॉफिट, अपन ऐसा मान के चलते हैं कि उसी के रेट से अपने कंपनी का स्टॉक प्राइस भी मूव करता है, ठीक है, ऐसा मान के चल सकते हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली अगर 10 गुना ग्रो हुआ, किसी कंपनी का प्रॉफिट 10 गुना ग्रो हुआ, तो उसका जो स्टॉक प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, ये 10 गुना नहीं बढ़ता है, ये एक्चुअली 100 गुना बढ़ने की हिम्मत रखता है, 100 गुना, ठीक है। अब ये 100 गुना क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपन पी रेशो का यूज़ करते हैं। अब पी रेशो क्या होता है, तो वो अपन ने पहले इसमें देखे थे स्टार्टिंग में, कि कंपनी को जितनी कमाई हो रही है, ठीक है, अगर प्राइस 100 रुपये है और कंपनी को कमाई यहाँ पे 10 रुपये हो रही है, तो पी रेशो हो जाएगा 10, ठीक है। और अपन इसका यूज़ करते हैं वैल्यूएशन के लिए। आकाश सर, ये पी रेशो जो है मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको सेंड किया है मैंने, और फिर आपका एक अलग से क्लास लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा कंसेप्ट, ओके। ठीक है। सचिन सर, हाँ सर, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? अच्छा, तो आगे चलते हैं फिर। अभी अपन ने क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आपको तुरंत ही चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ SBI या फिर एस बैंक लेते हैं। आपको ये बात पता है कि एस बैंक एक टाइम पे बहुत बड़ा बैंक था इंडिया का, लेकिन वो धीरे 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 बंद होने के कगार पे आ गया, ठीक है। तो आज अपन ये देखते हैं कि एस बैंक ने प्रॉफिट नहीं कमाया था या कमाया था जो वो इतना डूब गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल के अंदर जाएंगे, एस बैंक के, ठीक है। आप फाइनेंशियल में जाके यहाँ पे
पहले तो बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी की जो बैलेंस शीट है ये बढ़ रही थी, ठीक है। अब आ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं और सर आप ही मेरे को बताइए आपको जो भी यहाँ पे समझ आता है, ठीक है। मैं सिर्फ हाईलाइट करता हूँ, आपको जो भी दिखता है वो आप बताइए। देखिए यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी, हाँ हाँ, यहाँ पे आपको एक बात अजीब दिखेगी, ठीक है। जो अपन ने अभी तक देखा था वो सारे के सारे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक थे, इसका मतलब क्या है, वो जो कंपनीज थी वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती थी और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक बेचती थी, ठीक है। तो उसका जो बैलेंस शीट रहता था, जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट था, ये सब डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये है एक बैंक, ये एक फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है, फाइनेंस का स्टॉक है। तो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक रहते हैं उनका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग तरीके से होता है, ठीक है। ये छोटा सा आपको यहाँ पे बात बता दी है इसके अंदर, लेकिन सारी बातें सेम ही रहेगी। देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर का फंड है, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर की इक्विटी। आगे चलते हुए मैं आपको ये बताऊंगा सब, लेकिन ये बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो कंपनी है, जो एस बैंक थी, इसके ऊपर टोटल लाइबिलिटी कितनी थी पहले, तो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर टोटल लाइबिलिटी थी 3,44,000 करोड़ की, ठीक है। हाँ, तो बैलेंस शीट में आपको थोड़ी मतलब बाद में सिखाऊंगा, ये फाइनेंस का स्टॉक है इसलिए फाइनेंस के लिए मैं सब कुछ यानी कि जो रेशियो वेशो है उस सबको वापस सिखाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं इसका, ताकि आपको ये पीएनएल समझ आ जाए पूरा। तो देखिए हाँ, तो यहाँ पे कोई भी बैंक कमाई कब करती है, जब वो किसी को लोन बांटती है, ठीक है। उस लोन से जो इंटरेस्ट आता है उससे बैंक की कमाई होती है, ठीक है। तो जो लोन से इंटरेस्ट आया है उसकी वैल्यू यहाँ पे 21,000 करोड़ है 2022 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप मेरे को बताइए ये नंबर, जो कंपनी थी, ठीक है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले तो ऊपर जा रहा था, ठीक है। 2018 तक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर जा रहा था, ठीक है, 4,233 करोड़ रुपए था। फिर अचानक से क्या हुआ, 4,233 करोड़ में से सीधा सीधा 1,700 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे 70%, 60% नीचे हो गया, ठीक है, 60% नीचे डूब गया। हाँ, और उसके कुछ ही दिन बाद आपने देखा कि जो प्रॉफिट है उसके अंदर 17,000 करोड़ का नुकसान हो गया, फिर 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, है ना। तो एस बैंक ये बैंक डूबने वाली है, ये बात अपने को पहले ही मालूम पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे 70% का प्रॉफिट डूब गया था, ठीक है। अब देखिए ये है 2018 का, 2018-2019 का, ठीक है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे 60% का प्रॉफिट डूब गया था, तो जो स्टॉक का प्राइस है वो भी कम से कम कितना गिरना चाहिए था, 60% गिरना चाहिए था, है ना। तो अपन देखते हैं एक बार ये स्टॉक गिरा था 2018 में कि नहीं गिरा था, और गिरा तो कितना गिरा था। देखिए यहाँ पे मैं 10 साल का चार्ट लगाता हूँ। हाँ, ये है इस कंपनी का 2 मिनट, नहीं नहीं इसके ऊपर नहीं दिख रहा है अच्छे से। एस बैंक, ठीक है, एस बैंक का स्टॉक देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने एस बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है मैक्सिमम। तो अगर आप इसको देख सकते होंगे तो देखिए
2016 के अंदर इसका प्राइस था 174 रुपये, ठीक है। और इसने हाई बनाया था 2018 के अंदर 386 रुपये का, ठीक है। ये 2018 जो है ये वही अमाउंट, वही साल है जिस टाइम पे इसने 4200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। और 2019 में अपन ने क्या देखा कि इसका जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 1700 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो इसका जो स्टॉक है ये भी कम से कम 60% गिरना चाहिए था, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3386 से स्टॉक सीधा नीचे गिरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तारीख 386, 386 का स्टॉक था 2018 के स्टार्टिंग में, ठीक है। और 2018 के एंडिंग तक आते आते स्टॉक का प्राइस हो गया 180 रुपये, दिसंबर 2018। तो स्टॉक पहले से ही 60% गिर गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अभी तक तो फाइनेंशियल रिजल्ट को अनाउंस भी नहीं किया था, ठीक है। फिर भी इसका स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे गिर गया। मतलब अगर कंपनी कोई भी लॉस करती है तो उसका स्टॉक उतने परसेंट से नीचे गिरना चाहिए फॉर श्योर। और उसके एक ही साल के अंदर अंदर क्या हुआ, पूरा मार्केट नीचे गिर गया एस बैंक का, ठीक है। तो आपको इस तरह से किसी भी बैंक को चेक करना है कि वो प्रॉफिटेबल है कि या नहीं है। आपको समझ आ गया ये बात? अब अभी तक अपन ने जितना भी देखा, इसके लिए आप मेरे को कोई स्टॉक बताइए दोनों, और अपन उसको चेक करते कि वो स्टॉक कैसा है, इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है। सारी बातें चेक करेंगे अपन, ऐसे 3 स्टॉक लेते हैं। सचिन सर, आकाश सर, बताइए। बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, ठीक है। बजाज ऑटो, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या देखा है कि जैसे आप किसी भी स्टॉक को ओपन करते हो, आपको जाके सबसे पहले उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, तो शेयर होल्डिंग के अंदर आप ही मेरे को एक एक करके बताइए कि आपको क्या लगता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा है, ठीक है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे नीचे प्रमोटर ने अपने कोई भी शेयर को बेचा नहीं है, मतलब गिरवी नहीं रखा है, यहाँ पे प्लेजिंग नहीं है ना। 0% के आसपास की प्लेजिंग है। तो यहाँ पे प्रमोटर तो अच्छा है बजाज ऑटो का। अब देखते हैं किसके पास कितना स्टॉक है। तो अगर अपन फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो पिछले 2 साल में इन्होंने बजाज ऑटो का स्टॉक नीचे गिराया था, मतलब बेचा था स्टॉक, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा खरीदा है, ठीक है। फिर भी इनका जो स्टॉक है पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने 2% से स्टॉक को बेचा है, 2% बेचा है स्टॉक को, ठीक है। ये बात आपको देखना है। इसके बाद जो डीआईआई है यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 2 साल के अंदर अंदर स्टॉक यहाँ पे बेचा है, 3% स्टॉक बेचा है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई ने मिलकर कितना बेचा, 5% स्टॉक बेचा है, ठीक है। अब ये 5% किसने खरीदा, आपको ये देखना है। देखिए ये स्टॉक किसने खरीदा, 22% हो गया इसका। ये स्टॉक खरीदा है यहाँ पे, ये स्टॉक यहाँ पे प्रमोटर ने खरीदा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-3% स्टॉक बेचा था और वो पूरा के पूरा स्टॉक यहाँ पे प्रमोटर ने खरीदा है, ठीक है। पहले था 53%, अब हो गया है 55%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है,
और ये अपने को दिखाता है कि प्रमोटर को अपने कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है उसकी इन्वेस्टिंग यहाँ पे थोड़ी 2% से कम हुई है, यानी कि इसने भी अपना माल बेचा है। ठीक है। तो ये सारा देख के आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, तो क्योंकि ये कंपनी अपने को अच्छी लग रही है और ये ऊपर से पेनी स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर का 50% से ज़्यादा का स्टेक नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अपन आगे जा सकते हैं कंपनी के। फिर अपन कहाँ पे आएंगे, अपन आएंगे फाइनेंशियल के अंदर, यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस देखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से अपने को तुरंत क्या दिखता है कि कंपनी का जो यहाँ पे एसेट्स है, ठीक है, कंपनी का एसेट स्टार्टिंग में तो ग्रो हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, हाँ ग्रो ही हो रहा है क्योंकि ये 20 का है। ठीक है। कंपनी का एसेट यहाँ पे ग्रो हो रहा है कंसिस्टेंटली। सिर्फ 2019 से 2020 के बीच में जो कंपनी का एसेट है ये गिरा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्यों गिरा, ये एक रीजन आप फाइंड कर सकते हो, न्यूज आएंगी इसकी कुछ ना कुछ, है ना। फिर आप जाते हो बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आप क्या देखते हो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ पैसे की प्रॉब्लम आएंगी या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी देखते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो वापस करना है पैसा वो कितना है, तो 477 करोड़ रुपए वापस करना है। और कंपनी के पास लॉन्ग टर्म में पैसा कितना है, तो वह 21,000 करोड़। तो कंपनी यहाँ पे आराम से वापस कर देगी, है ना। इसके बाद शॉर्ट टर्म के अंदर जो वापस करना था पैसा वो है 6,000 करोड़ का, और जो करंट एसेट्स है वो है 10,000 करोड़ के, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर भी कंपनी आराम से ये पैसा वापस कर देगी। ठीक है। यानी कि पैसे, यानी कि मनी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली कंपनी के अंदर, शॉर्ट टर्म में भी नहीं और लॉन्ग टर्म के अंदर भी नहीं। ठीक है। दोनों के लिए यहाँ पे पैसा है कंपनी के पास। ठीक है। फिर अपन चलते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी कंपनी का स्टॉक तभी अच्छा करेगा अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो इसके लिए आप देखिए, कंपनी जो है इसका नेट सेल जो है ये हर साल यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है। 20,000 करोड़ से 35,000 करोड़ हो गया सीधा, है ना। यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको दिखता है कि सारा प्रॉफिट जो है, सब टैक्स वैक्स सब भरने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी यहाँ पे हर साल बढ़ रहा था। ठीक है। बढ़ रहा था। लेकिन हाँ, अभी क्या हुआ, अभी तो ये 2012 तक का ही है। ठीक है। 2012 तक ये देखिए इसका मतलब क्या है, 19 से 20 हुआ ये एक साल हुआ, 20 से 21 हुआ ये एक साल हुआ, 21 से 22 हुआ ये एक साल हुआ। फिर यहाँ पे 2003 से लेकर, मतलब मार्च से लेकर तो दिसंबर तक, मतलब सिर्फ 9 महीने हुए। ठीक है। तो पिछले 9 महीने के अंदर यहाँ पे इस कंपनी ने जो सेल की है वो की है 5,600 करोड़ रुपए की। ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि अगले 3 महीने के अंदर कंपनी इतनी सेल कर पाएंगी जो 2022 से भी ज्यादा की सेल हो जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? यस, लगता है, क्योंकि वो दिख ही रहा है कि भाई जब 9 महीने में इतनी कर लिया तो 3 महीने में तो हो ही जाएंगे 1,000 करोड़ के आसपास, है ना। तो यहाँ पे इस साल भी सेल अच्छी रहने वाली है, प्रॉफिट अच्छा रहने वाला है कंपनी का, है ना। तो ये हो गया। उसने एक घंटे में भी बहुत इक्विटी का आइडिया, क्या क्या? इक्विटी भी बहुत हाई मारा ना उसने भी। हाँ वही वही। तो ये इसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर प्राइस ऊपर जा सकता है, मतलब प्रॉफिट हो सकता है, तो इसके लिए इसका स्टॉक पहले से ऊपर जा रहा है। 40 रुपये से घंटे में 50 जगह है। हाँ। तो इसका मतलब अपन ने जो अभी तक देखा था इसके लिए तो बजाज ऑटो एक अच्छी कंपनी साबित हुई है अपने सामने, है ना। अब और डिक्सन, डिक्सॉन, हाँ अच्छी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आपको पता है मैंने ये डिक्सॉन क्या करती है? नहीं नहीं।
तो देखिए, आप जब भी किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, ये अपना आगे का पोर्शन है वैसे, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। आप किसी भी अच्छा, आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले ये जान लेना कि वो कंपनी एक्चुअली करती क्या है। क्योंकि डेक्सटॉन कंपनी क्या है, वो क्या करती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाती है। ठीक है, डेक्सटॉन ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनाती है, लेकिन अपने खुद के ब्रांड नेम से नहीं बेचती है। ये किसी और कंपनी का ऑर्डर ले, हाँ, मतलब टाटा ने मेरे को एसी बनाने का ऑर्डर दिया, मैंने एसी बना दिया और टाटा का लोगो चिपका दिया। ठीक है, मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक इतना नीचे गिर गया, तो अपन देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो ये स्टॉक इतना नीचे गिर गया। पहले तो इसका शेयर होल्डिंग देख लेते शॉर्ट में। यहाँ पे प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ 1% से नीचे गिरा है, प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा यहाँ पे प्लीजिंग नहीं है, बोले तो गिर भी नहीं है, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे एफ आई और डी आई जो है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी के अंदर बड़ा है। ठीक है, डी आई यहाँ पे देखिए, डी आई एफ आई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे 4% का माल बेचा है। ठीक है, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे 4% का माल खरीदा है। ठीक है, तो बात क्लियर है। अब इसके अंदर आपको एक और बात नजर आएंगी कि क्या हुआ था अचानक। यहाँ पे चार्ट के ऊपर 2020 के 12 मतलब दिसंबर 2020 के पास डीआई के पास 15% की होल्डिंग थी। फिर उन्होंने माल बेचा और सीधा सीधा 7% के ऊपर लाया। ठीक है, और 7-8% से सीधा ही पिछले 6 महीने के अंदर 18-19% कर दिया। मतलब पिछले 6 महीने में 11% खरीदा है। ठीक है, किसने, डीआई ने। तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि डीआई ने पिछले 6 महीने में 11% का माल खरीदा है, पहली चीज। सेम चीज आपको दिखती है यहाँ पे एफ के अंदर। जो एफ थे, इन्होंने स्टार्टिंग में तो माल बेचा, लेकिन पिछले 6 महीने में इन्होंने भी अपना माल यहाँ पे 1.5% खरीद लिया वापस। ठीक है, तो इनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये परफॉर्म अच्छा कर सकता है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे कितना क्लियर कट इंडिकेशन है। जब ये डीआई और एफ अपना माल यहाँ पे बेच रहे थे, ठीक है, तब ये सारा माल कौन खरीद रहा था, तो ये रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा था। ठीक है, और अब जब सारा माल ये डीआई और एफ खरीद रहे हैं, तब ये सारा माल कौन बेच रहा है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि कंपनी आने वाले समय के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब आपको देखना है कि इसके पास प्रॉफिट है या नहीं है अभी, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा हार्ड शुरू है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सीधा प्रॉफिट देखते हैं इसका। यहाँ पे जो डेक्सटॉन है, इसका जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स तो मेरे ख्याल से हर साल बढ़ना ही चाहिए। यहाँ पे 2 मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए, सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है, हर साल। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसका जो प्रॉफिट है, अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे हर साल बढ़ती जा रहा है कंपनी। ठीक है, यानी कि सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो कंपनी ये एक अच्छी कंपनी है। और देखिए, यहाँ पे DIFI ने जब माल बेचा था अपना, तब भी इसका सेल्स यहाँ पे बढ़ती रह रहा था। ठीक है, और अभी जब वो खरीद रहे हैं, तब भी इसका सेल यहाँ पे बढ़ चुका है कितना। ठीक है, और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो यहाँ पे गिरावट हुई है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका रीज़न बताता हूँ। 2022 के मार्च महीने के अंदर, क्या हुआ था, 190 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। ठीक है,
और अभी तक, मतलब अभी तो सिर्फ 9 महीने हुए तब से, इसका प्रॉफिट हो गया 238 करोड़ का। ठीक है, अगर तो अगले 3 महीने के अंदर भी प्रॉफिट अच्छा खासा होता है तो ये नंबर आपको ऐसा दिखेगा कि जो स्टॉक प्राइस है, ठीक है, स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। अगर ये कंटिन्यू रहा और 270 करोड़ के आसपास का कुछ प्रॉफिट आ गया ना, तो यहाँ पे 50% का प्रॉफिट बढ़ जाएगा स्टॉक के अंदर कंपनी का। जिसके वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो आराम से 50 से 100% ऊपर जा सकता है आने वाले समय के ऊपर। तो आपको इसको देखते रहना चाहिए। तो आज अपन ने जो भी सीखा सर, उसके अंदर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं। नहीं आई है? और मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ तो आ रहा है ना? समझ रहा। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, अपन सर डॉक्टर रेड्डी को क्या करेंगे? कौन था? अभी डेक्सट्रॉन कैसा कि इलेक्ट्रिक पार्ट बनाता है समझ लो। हाँ हाँ, तो डॉक्टर रेड्डी क्या करता है? डॉक्टर रेड्डी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है। अगर आपको जानना है कोई भी कंपनी क्या करती है तो आप एक काम करना है, फंडामेंटल रहता है यहाँ पे। ये फंडामेंटल के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे आपको आ जाएगा कि कंपनी एक्चुअली कौन से सेक्टर में है। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक किस सेक्टर में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में है। ठीक है, और ये बात मेरे को कैसे पता कि डेक्सट्रॉन टेक्नोलॉजी किसी और के ऑर्डर लेती है, बनाती है और किसी और का यहाँ पे ब्रांड नेम चिपका के बेच देती है, ये बात मेरे को कैसे पता? तो ये बात मेरे को इसलिए पता है क्योंकि इसके जो, अगर वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, और इसका एनुअल रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये अपने एनुअल रिपोर्ट में बताता है कि हमको इस कंपनी से इतने इतने ऑर्डर आए थे और हमने उनके लिए बनाया है। ठीक है, और आप इसका टैगलाइन भी देख सकते हो। इसका टैगलाइन क्या है? द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स, यानी कि एक ऐसा ब्रांड जो बाकी ब्रांड के पीछे छुपा रहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उसकी वेबसाइट जरूर विजिट करना हमेशा। ठीक है, अपन ये सारी चीजें आगे देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या हो सकता है। और डेक्सट्रॉन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इसलिए भी अच्छा है क्योंकि क्या है, अभी इंडिया जो है ये चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए। लेकिन धीरे धीरे चाइना के ऊपर से अपन यहाँ पे अपनी जो निर्भरता है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन बनाएगा? तो ये इंडिया में बनाएंगे, और इंडिया में बनाने के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कौन है? तो वो है डेक्सट्रॉन टेक्नोलॉजी, है ना। तो जहाँ पे अभी तक कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था, अब अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब एसी भी यहीं पे बनेगा, फ्रिज, फोन, सब कुछ यहीं पे बनेंगे। और आप जाके देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मोबाइल फोन भी बनाता है ये। ठीक है, सिक्योरिटी कैमरा भी बनाता है ये। आगे यहाँ पे लॉजिस्टिकल भी काम करता है, यहाँ पे मेडिकल की चीजें भी बनाता है। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स टीवी का बनाता है। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब, लाइट बनाता है। तो इस तरह से आप जाके देख सकते हो स्टॉक के ऊपर। ठीक है, और आज का वीडियो जो है मैं आपको कल दोपहर तक सेंड करता हूँ, चलेगा आपको? हाँ, और एक बार आप क्या करना, अभी तक जो अपन ने देखा है ना, आप स्टॉकेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने, आप डाउनलोड करना और अपने हिसाब से जो स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं उसको जाके चेक करना कि उसकी शेयर होल्डिंग कैसी है, फंडामेंटल कैसा है, और ये बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, बस इतना सा काम करना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।